In this video, I'm going to be discussing the psychoanalytic theory given by Sigmund Freud. ये second part है. इससे पहले मैं एक part बना चुकी हूँ. उस part में मैंने levels of consciousness और id, ego और super ego को detail में discuss किया था. So if you have not seen it, so please first watch the first part and then come back to this part. इस वीडियो में मैं डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करूंगी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे. अलॉन्ग विद दैट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो उन्होंने दी थी अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी में, उसे मैं समझाऊंगी बिकॉज दीज टू ऑल्सो शेप आवर पर्सनैलिटी. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है उसके ही रिलाइज ऑन टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज. एक तो फिजियोलॉजिकल एनर्जी और दूसरी साइकिक एनर्जी. जो उसकी फिजिकल एनर्जी है वो उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग में यूज़ करता है, और जो साइकिक एनर्जी होती है वो उसे एक्टिविटीज़, साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, प्लानिंग, इन सब के लिए यूज़ करता है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये दोनों एनर्जीज आपके इड में जाकर मिलते हैं. फ्रॉइड ने और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी जैसे कि इंस्टिंक्ट, हमें एंजाइटी क्यों होती है, हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं. ये सब चीज़ें भी हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं. इसके लिए मैं इन रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. यहाँ पे मैंने बस ब्रीफली हर चीज़ को मेंशन किया है. सो व्हाट आर इंस्टिंक्ट्स? इंस्टिंक्ट्स को फ्रॉइड ने कहा है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर एंड ही मेंशन टू टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स, इरोस एंड थैनेटोस. इरोस का मीनिंग होता है लव एंड थैनेटोस का मीनिंग होता है डेथ इंस्टिंक्ट. तो ये दो टाइप के इंस्टिंक्ट्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. इरोस का जो एम है वो है कि वो जो भी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें बिल्ड करे, प्रिजर्व करे. सो बेसिकली बिहेव इन अ वे जिससे आपकी रिलेशनशिप्स में हार्मनी हो और सब यूनाइटेड रहे. और थैनेटोस इसी का उल्टा है. दैट्स द डेथ और द डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट. ये कनेक्शंस को अंडू करना चाहता है, यूनिटी को सैबोटाज करना चाहता है. ये दोनों जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इरोस और थैनेटोस, कि दोनों या तो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स. एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो हमारी साइकिक एनर्जी है वो लिबिडो से आती है. मेन सोर्स जो है उसका वो लिबिडो है, जिसको वो कहते हैं कि दिस कम्स फ्रॉम दीज टू इंस्टिंक्ट्स ऑफ इरोस एंड थैनेटोस. फ्रॉइड ने और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थ्योरी दी थी लाइक इंस्टिंक्ट, एंजाइटी, डिफेंस मैकेनिज्म्स. यहाँ पे मैं इस वीडियो में उनको बस ब्रीफली डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन एंजाइटी एंड मेंटल डिफेंस, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स. सो एंजाइटी बेसिकली कम्स फ्रॉम रियलिस्टिक सोर्सेज जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनी एक्सटर्नल इवेंट लाइक आवर एग्जाम्स और some meeting a very influential person. It can be, anxiety can come from any source, like it's not fixed. Along with the conflict that one has in their own mind. ठीक है, एक कॉमन बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी वो ये है कि इड का कुछ डिजायर है बट ईगो और सुपर ईगो उससे अग्री नहीं करती है. तो वेन एवर दीज थ्री इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, हमें एंजाइटी हो सकती है. बिकॉज वी हैव सर्टन डिजायर्स एंड नीड्स एंड वी रिप्रेस देम और वी नॉट एबल टू गेट देम. दैट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट इन आवर माइंड एंड दैट ऑल्सो कॉजेज एंजाइटी. So this is how Sigmund Freud used his psychoanalytic theory to explain the concept of anxiety. Like I said, I'll make a detailed video about this. The next thing which he also discussed in his theory was the ego defense mechanisms. And इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी. So ego defense mechanisms are basically our defense mechanisms जैसे जो ego का function होता है. तो जब हमारे इड के डिज़ायर्स वगैरह पूरे नहीं हो पाते हैं तो ईगो इन अ वे ट्राइज टू रिप्रेस देम और डील विद देम बाय एक्टिंग आउट थ्रू सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म्स. फॉर एग्जांपल डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिग्रेशन. ये कुछ टाइप्स ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स है. जैसे कि हमारा ब्रेन किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए एंजाइटी सह ही नहीं पा रहा है तो उस टाइम पे वो डिफेंस मैकेनिज्म विल स्टार्ट फंक्शनिंग. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए
तो बिकॉज आई कॉन्ट डील विद दैट एनजाइटी, सो माई ब्रेन विल गो इन कंप्लीट डिनाइल कि वो इवेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, या फिर मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस मेमोरी को एकदम रिप्रेस कर देगा. इट ऑल्सो हैपन्स, यू नो, समटाइम्स वी फेल एट समथिंग और उसमें मिस्टेक हमारी ही होती है. उस फेलियर की एंजाइटी हम सह नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करने लग जाते हैं, उसको दूसरों पे, सिचुएशन पे डालने लग जाते हैं कि ओ इसकी वजह से ऐसा हुआ, वरना मैं तो कर ही लेती. सो थ्रू ऑल दीज यू नो वेज वी बेसिकली यूज आर डिफेंस मैकेनिज्म्स टू डील विद द एंजाइटी. सो एंजाइटी जब भी होती है तो ईगो का काम है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू उस एंजाइटी के साथ हमको डील करने दे, बिकॉज वी कांट टेक इट इन दैट मोमेंट. Now let's move on to the development of personality that was given by Sigmund Freud. So इसमें basically it's a stage theory of development given of personality given by Freud. इसमें उन्होंने 5 stages दिए हैं. इसको psychosexual development की theory भी कहते हैं. सो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो हमारी बेसिक पर्सनालिटी होती है वो बचपन में ही एस्टैब्लिश हो जाती है, बन जाती है. बेसिकली हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वो बहुत ही फाउंडेशनल ईयर्स हैं बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी के कोर को हम कैसे एज एन अडल्ट बिहेव करेंगे उसको डिफाइन करते हैं. He proposed 5 stages of psychosexual development. The first stage was the oral stage, then anal stage, phallic stage, latency stage, and the last stage was the genital stage. अब हर स्टेज पे कोई ना कोई यूनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और जिस मैनर में जो चाइल्ड है और जो इंडिविजुअल है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेगा, दैट विल डिटर्मिन हिज पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो दैट विल डिटर्मिन कि वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जाए. अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पाएगा देन ही वुड स्टे स्टक एंड दैट एट दैट स्टेज एंड दैट विल अफेक्ट हिज बिहेवियर. तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड अगर किसी चाइल्ड की नीड्स जो हैं वो या तो ज़्यादा ग्रेटिफाई की जाए या उसे नहीं मिल पाए तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो जो बच्चा है फिर वो उस एज में स्टक हो जाता है. इसको सिगमंड फ्रॉइड ने एक स्पेशल वर्ड दिया था, फिक्सेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू नीड टू रिमेंबर दिस, इट्स एन इंपॉर्टेंट की वर्ड. सो फिक्सेशन इज एन इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व नहीं हुए या हमारे जो नीड्स हैं वो ज़्यादा ग्रेटिफाई हो गए या ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए तो वी विल स्टिक टू दैट एज. एंड देन शोज अप इन आवर अडल्ट लाइफ. The fixation shows up as a tendency to focus on the needs that were over gratified or over frustrated. तो जो हमारे डिज़ायर्स या नीड्स थे, जो जिस स्टेज पे हमारी फिक्सेशन हो गई थी, जिसको हमने ज़्यादा या तो ओवर ग्रेटिफाई या ओवर फ्रस्ट्रेट किया था, वो हमारे अडल्ट लाइफ में, हमारे बिहेवियर में, हमारे वे ऑफ कोपिंग विद लाइफ में शो करती है, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है. सो दिस इज अ टेबल दैट्स शोइंग द 5 stages that were given by Sigmund Freud. So the first stage is the oral stage. Okay, before I tell you about the stages, ये जो stages है basically these are the psychosexual stages, और इस हर stage पे ये define किया गया है कि जो बच्चा है वो pleasure कहाँ से लेता है. Okay, so उसी के basis पे stages define करी गई है. The first stage is the oral stage. ये 0 to 1 years में होता है. इसमें बच्चे प्लेजर ओरल एक्टिविटीज से लेते हैं. एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपकी फैमिली में कोई बेबीज होंगे तो जैसे आप उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं उनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि वो उसको टच करे और अपने मुंह में ले लेते हैं. बच्चा कुछ भी मुंह में ले लेता है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उसको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ द चाइल्ड लर्न्स अबाउट देयर एनवायरमेंट. और उनको जो सकिंग और जो टेस्टिंग की जो एक्टिविटी है उससे प्लेजर मिलता है. Breastfeeding is also that something that happens during this stage. So this is the first stage, oral stage. Next is the anal stage. ये 2 से 3 साल में होता है. This happens during the time जब बच्चों की potty training शुरू होती है. Next stage is phallic stage, 3 to 6 years. इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच होती हैं. नेक्स्ट स्टेज इज द लेटेंसी स्टेज. ये 6 years से लेकर प्यूबर्टी तक होता है. इस एज में चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम और जो उनके सेम जो जेंडर के सेम सेक्स के जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा वो इंटरैक्ट करते हैं. द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज इज जेनिटल स्टेज.
ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है और इस स्टेज में इंडिविजुअल्स जो है अपने ऑपोजिट जेंडर ऑपोजिट सेक्स के पेयर्स से अट्रैक्शन शो करने लग जाते हैं। अब मैं वन बाय वन हर स्टेज को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल टेल कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट और रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इन अ पर्टिकुलर स्टेज अफेक्ट्स अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। तो जो पहला स्टेज है वो है ओरल स्टेज, जो लाइक आई सेड बर्थ टू 18 मंथ्स या 0 to 1 ईयर्स के बीच में रफली होता है। एंड एज द नेम सजेस्ट, इस एज में जो प्लेजर को मतलब कि लेने का जो तरीका है वो ओरल है। सो इस स्टेज पे जो फोकस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है वो माउथ के थ्रू है। और this is not related to just like taking pleasure from the mouth, but also जो चाइल्ड है वो अपने एनवायरनमेंट को, जो बेबी है इन्फेंट है, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए भी हर चीज़ों को अपने मुंह में डालता है। इस स्टेज पे जो इड होता है वो डोमिनेंट होता है। बेसिकली प्लेजर प्रिंसिपल जो है बच्चे का डोमिनेंट होता है, जो चाहिए वो चाहिए। और इस टाइम पे ईगो या सुपर ईगो फुली फॉर्म नहीं होती है। इस स्टेज पे बच्चे का द बेबी डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ और सारे एक्शंस बस प्लेजर प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। पर इस स्टेज पे ईगो की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाती है दो फैक्टर्स की वजह से। पहला तो बच्चे की बॉडी इमेज डेवलप होने लग जाती है। धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते करते बच्चा एक सेपरेशन फील करने लग जाता है आउटर वर्ल्ड से। ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि उसकी बॉडी की बाउंड्रीज क्या है, उसके हाथ क्या है, एंड हाउ ही सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। सो ही स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट बॉडी कॉन्शियसनेस, दैट बॉडी बाउंड्री, and then slowly they start developing the sense of ego. Now ego कैसे आती है? As the child grows, he realizes कि ग्रेटिफिकेशन उसको इमीडिएटली नहीं मिल जाएगी। कोई चीज़ चाहते ही उसे तुरंत वो चीज़ नहीं मिल सकती है। इस रियलिटी की तरफ बच्चा जो है धीरे धीरे अवेयर होने लग जाता है। एंड ही ऑल्सो रियलाइजेस कि उसको कुछ पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना पड़ेगा तभी उसकी नीड्स सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट 2 months होते हैं बेबी के, दे नो कि क्राइंग, इफ दे क्राई तो मदर उनको अटेंशन देगी या उनको दूध देंगी। एंड लेटर धीरे धीरे ये वो चेंज करते जाते हैं और देन दे स्टार्ट यूजिंग दिस क्राइंग फॉर गेटिंग देयर स्पेसिफिक नीड्स सेटिस्फाइड, बिकॉज दे रियलाइज कि इफ आई क्राई, दिस क्राइंग बिहेवियर सेटिस्फाइड्स माई नीड्स। तो यहाँ से बच्चा धीरे धीरे अपनी ईगो की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे रियलिटी प्रिंसिपल पे वो मतलब आने लग जाता है कि जिस तरीके का वो बिहेवियर करेगा उसके उसे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। नाउ अगर इस ओरल स्टेज पे डिस्टर्बेंस हो जाए, फिक्सेशन हो जाए, या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व ना हो पाए, तो उसका पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर ये परमानेंट फिक्सेशन इस स्टेज पे हो जाती है तो अडल्ट ईयर्स में you'll see the person indulging into habits of smoking या overeating या thumb sucking या pencil chewing। और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो इस ओरल स्टेज के फिक्सेशन से एसोसिएटेड हैं वो है कि सच अ पर्सन वुड बी इम्पेशेंट और दे विल बी पैसिव और ग्रीडी, दे विल बी वेरी डिपेंडेंट, दे विल हैव अ प्रीऑक्यूपेशन विद गिविंग एंड टेकिंग। So this is how the personality is shaped if there's permanent fixation in the first oral stage. The next stage that we come to is anal, which begins from 2 to 3 years और ये 18 months से 3 years के बीच में अप्रोक्सीमेटली। सी ये जो एजेस के जो दिए हुए हैं रेंज, ये बहुत ही अप्रोक्सीमेट है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। सो आप अलग अलग सोर्सेज में पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, बट रफली सेम होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 months to 3 years। अब इस एज में जो फोकस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है वो एनस बन जाता है। इस स्टेज में भी ईगो की फॉर्मेशन होती रहती है। जो मेजर एक्सपीरियंस होता है इस स्टेज पे बच्चे का वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, जो कि अराउंड एज 2 में स्टार्ट हो जाती है। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स एंड सोसाइटीज में टॉयलेट ट्रेनिंग अलग एजेस में होती है, बट बेसिकली अ पर्सन राइट आफ्टर देयर इन्फेंसी दे विल रीच दिस स्टेज ओनली। और इस स्टेज पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड द सोसाइटल डिमांड्स। अब सोसाइटल डिमांड्स यहाँ पे बेसिकली पेरेंट्स की जो डिमांड्स है उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इड और सोसाइटल डिमांड्स में कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है? जैसे कि इड को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अच्छा, अब एनल स्टेज में कैसे होती है ग्रेटिफिकेशन? या तो यू आर गोइंग टू विदहोल्ड योर फीसेस
या फिर यू गोइंग टू रिलीज देम। तो बच्चा जो जो ये एक्ट ऑफ एलिमिनेशन है वेस्ट का अपनी बॉडी से, एक्सक्रीशन का, या तो उसको होल्ड करके या उसको रिलीज करके उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है। बट एट द सेम टाइम बिकॉज द पेरेंट हैज टू ट्रेन द चाइल्ड, वो इस तरीके की ग्रेटिफिकेशन को रोकते हैं बिकॉज दे टेल द चाइल्ड टू डू इट अर्ली और टू नॉट गेट देम सेल्व्स डर्टी विद द फेसेस। सो द पेरेंट्स रेगुलेट एंड कंट्रोल देम अ लॉट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे इड और सोसाइटल डिमांड्स का कॉन्फ्लिक्ट आता है, जहाँ पे पेरेंट्स के जो आपके कमांड्स होते हैं या पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चाइल्ड को अपनी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस को लेने नहीं देती हैं, एंड ही रियलाइजेस दैट ही हैज टू पोस्टपोन इट and function according to the demands of the parents. अब again fixation can happen at this stage also. So अगर बहुत ज़्यादा ही strict टॉयलेट ट्रेनिंग हुई थी या फिर बहुत ज़्यादा मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग ढंग से नहीं करी गई and the child was able to take pleasures from the anal region, but वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया, he was over gratified, this will affect his personality. So too little या फिर too much gratification will lead to a person who will have a very obsessive character. Okay, so अगर ग्रेटिफिकेशन बहुत कम मिलती है तो कैरेक्टर बहुत ही ऑब्सेसिव हो जाता है, जो कि बस सब कुछ गंदगी करना चाहता है, और इसलिए दे विल बिल्ड सर्टेन डिफेंसेस अगेंस्ट दिस। सो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में वो बिहेव करेंगे, वो बिल्कुल रिजिडिटी या फिर उनको एकदम ऑर्डर में हर चीज़ चाहिए, उन्हें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिंजी होंगे, पंचुअल होंगे, पोजेसिव होंगे। सो बेसिकली जितना उनका ग्रेटिफिकेशन कम हुआ, जितना वो मेस बनाना चाहते थे, उतना ही वो ज़्यादा ऑर्डर में या रिजिडिटी में आ जाएंगे। लॉट ऑफ पीपल यू गेट OCD फॉर क्लेनलीनेस बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस एट दिस स्टेज। और जब ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन हो जाती है एनल प्रेशर्स की, तो अगेन ऑपोजिट बिहेवियर्स, बहुत ही अनटाइडीनेस होगी, बहुत हॉट टेम्पर्ड होंगे, अगेन दे विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव बिकॉज वो ओवर उनका जो है ग्रेटिफिकेशन हो गया था। द नेक्स्ट स्टेज इज द फैलिक स्टेज विच बिगिंस फ्रॉम 3 to 6 years। अब जो इधर जो एरोजेनस जोन है इस स्टेज में वो हमारे जेनिटल्स हैं, बट यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात नहीं करी गई है। मतलब जो फोकस ऑन जेनिटल्स डज नॉट मीन कि जो अडल्ट के अंदर सेक्सुअलिटी में हम बात करेंगे, बिकॉज चिल्ड्रन फिजिकली अभी इमेच्योर है। स्टिमुलेशन ज़रूर उनको पसंद आती है, stimulation of genitals is welcomed as pleasurable, and boys like adult males, they will have erections during their sleep. This is also the time जब बच्चा अपनी sexual identity बनाने लगता है कि I'm a girl, I'm a boy, girl ये करती है, boy वो करती है। They also start identifying with the parents of their opposite gender. वो अपने उनसे ज़्यादा अटैचमेंट शो करते हैं, अपने सेम जेंडर के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलते हैं इस एज में। सो दिस प्लेजर फ्रॉम जेनिटल रीजन्स इज नॉट द सेम फॉर द चिल्ड्रन एज दे आर फॉर अडल्ट्स, बट इट बेसिकली मीन्स दे स्टार्ट गेटिंग मोर अवेयर ऑफ दिस, दे लाइक स्टिमुलेशन ओवर देयर, दे स्टार्ट फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी कि वो गर्ल है, बॉय है, ये ज़्यादा गर्ली चीज़ है या ज़्यादा टॉम बॉयश चीज़ है। वो ये सारी सेक्शुअल आइडेंटिटी इस स्टेज पे फॉर्म करते हैं। सो इस स्टेज में बेसिकली पेरेंट्स जो होते हैं दोनों ही जेंडर्स के लिए मेन फोकस बन जाते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। बहुत लोग इसको रिजेक्ट भी करते हैं। सो ओडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली फ्रॉइड डिराइव दिस वर्ड फ्रॉम अ ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिसमें ओडिपस एक यंग आदमी अपने फादर को मार देता है और अपनी मदर से मैरी कर लेता है बिकॉज ही डिजायर्स और लव्स हिज मदर अ लॉट। और इस कॉम्प्लेक्स से ही यूज़ करके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एट दिस फैलिक स्टेज जो आपका जो बच्चा होता है, ही स्टार्ट्स, स्पेशली द मेल चाइल्ड, the boy, he starts getting attracted to or desiring the mother, and therefore the boy is jealous of the father. At the same time,
बच्चे को अपने फादर के लिए एक अफेक्शन भी फील होता है बिकॉज फादर उनकी नीड्स को फुलफिल करते हैं, फादर क्या कहते हैं केयर गिवर्स होते हैं, तो फीलिंग्स एम्बिवेलेंट होती है बिकॉज मदर को डिज़ायर करते हैं और मदर फादर के पास है, उनके डिज़ायर की वजह से वो एक राइवलरी और एक जेलसी है, एट द सेम टाइम केयर गिवर भी है फादर, तो फीलिंग्स एम्बिवेलेंट है। और ये भी है कि उनको जो है अपने फादर से एक फियर भी रहता है कि अगर बॉय ने अपनी मदर के रिगार्डिंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो जो फादर हैं वो उनको कैस्ट्रेट कर देंगे। तो ये जो कैस्ट्रेशन का फियर है ये रैशनल नहीं है, बट ये बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे एक इरैशनल फियर होता है कि आई विल गेट कैस्ट्रेटेड बाय माय फादर अगर उन्हें ये पता चला तो इसमें क्या होता है, जो बॉय होता है, टू ओवरकम दिस कॉम्प्लेक्स they start identifying with their father. The boy starts copying the father, the boy starts being supportive and cooperative to the father, the boy starts looking up to the father to solve this complex. तो इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इसी का फीमेल वर्जन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल वैसे है जैसे कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स था। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में द बॉय डिजायर्स द मदर, इसमें द गर्ल डिजायर्स द फादर। नाउ गर्ल्स को कोई कैस्ट्रेशन एंजाइटी तो नहीं हो सकती है, बट दे डेवलप अ पीनस एनवी, एन एनवी फॉर नॉट हैविंग अ पीनस। अगेन शी ऑल्सो रियलाइजेज दैट इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करती हैं, अपनी मदर के साथ आइडेंटिफाई करके, अपनी मदर को कॉपी करके, बिकॉज शी रियलाइजेज दैट नीदर शी नॉर हर मदर हैज अ पीनस। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हैज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सप्लेनिंग कि लड़कियों की पर्सनैलिटी ज़्यादा सबमिसिव और लेस कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि दे फील लाइक दे लैक समथिंग। एंड ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑल्दो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी, but still they explain the fact that why a child in the phallic stage starts copying their or starts identifying with the same gender के parents से। एंड दिस इज ऑल्सो द स्टेज जब आपकी सुपर ईगो डेवलप होने लग जाती है या बनने लग जाती है, क्योंकि यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद योर पेरेंट्स ऑफ द सेम जेंडर, और फिर उन्हीं के मॉरल वैल्यूज, उन्हीं के कंडक्ट को आप फॉलो करते हो, और आप एक आइडिया डेवलप कर लेते हो कि दिस इज द राइट वे टू क्या कहते हैं बिहेव, और दिस इज द वे टू डील इन लाइफ बिकॉज माई फादर और माई मदर डज इट दिस वे। तो जो आपकी सुपर ईगो, जो वॉइस है, जो आपको इनर वॉइस है, जो आपको डांटती है आपके पेरेंट्स की तरह, वो इसी एज पे डेवलप हो जाती है। यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन अकॉर्डेंस टू व्हाट योर पेरेंट्स बिहेव लाइक, because the girl will start copying the mother and identifying with the mother, the boy will start copying the father, identifying with the father. Now इस स्टेज पे अगर डिस्टर्बेंस हो, फिक्सेशन हो जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किए जाए तो होमोसेक्सुअलिटी, अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, रिजेक्ट करेंगे, मेन विल हैव लाइक एक्सेसिव एम्बिशन एंड वैनिटी, और कभी कभार अगर पुअर आइडेंटिफिकेशन हो अपने ही जेंडर के पेरेंट्स से तो इट कैन लीड टू रेकलेस एंड इवन इमोरल बिहेवियर। जो नेक्स्ट स्टेज है वो लेटेंसी स्टेज है। ये 6 years से लेकर प्यूबर्टी तक होती है। नाउ द वर्ड लेटेंट इटसेल्फ मीन्स हिडन। तो जो आपका जो इससे पहले की फैलिक स्टेज पे जो सेक्सुअल डिजायर्स, जो लिबिडो डेवलप हुई थी, इस स्टेज पे वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो जाती है, छुप जाती है। जो वो डिजायर्स होते हैं वो रिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, और कोई नया सेक्सुअलिटी की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, और इसमें सुपर ईगो तो इस टाइम तक बन ही जाता है, बट अब वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लग जाता है। तो जो पहले जो एनर्जी वो चाइल्ड जो था ओडिपल प्रॉब्लम में डाल रहा था, अब वो खुद की सेल्फ डेवलपमेंट में उस एनर्जी को यूज करता है। नाउ दिस इज ऑल्सो द स्टेज जहाँ पे द चाइल्ड हैज इवॉल्व फ्रॉम अ बेबी विद प्रिमिटिव डिजायर्स टू अ रीजनेबल ह्यूमन बींग्स। तो अब क्योंकि उनका सुपर ईगो और डेवलप हो गया है, तो फीलिंग्स लाइक शेम, गिल्ट, डिस्गस्ट वो इस स्टेज में बनने लग जाती है। और इसी स्टेज पे ही द चाइल्ड लर्न्स टू अडेप्ट टू रियलिटी, और फ्रॉइड ने जैसे कहा था कि जो इनफैंटाइल अमनीजिया एक टर्म दिया था उन्होंने, इस स्टेज पे इनफैंटाइल अमनीजिया हो जाता है। मतलब जो बच्चों के चाइल्ड के जो सबसे अर्लीस्ट सेक्सुअल या इवल मेमोरीज थी, वो सब की सब जो है रिप्रेस हो जाती है इस स्टेज पे।
और बच्चा रियलिटी के और भी क्लोज आता है, उसकी सुपर ईगो भी अच्छे से डेवलप हो जाती है। ये इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ये फेज जो है वो इतना मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कंसिडर किया है, क्योंकि पर इस स्टेज में कुछ चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि बच्चा नए नए स्किल्स और वैल्यूज़ पिकअप करता है। जो सारी एनर्जी वो पहले अपनी कहीं और सेक्सुअल उसमें लगा रहा था या ओडिपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहा था, इस स्टेज में फिर वो सारी एनर्जी को डायरेक्ट कर देता है नई स्किल्स, नई नॉलेज एक्वायर करने में, अपने सेम जेंडर के बच्चों के साथ खेलने में, नई हॉबीज़ को सीखने में, स्कूल वर्क करने में, फ्रेंडशिप्स डेवलप करने में। So all of that gets directed towards these things like hobbies and friendships and work, etc. अब इस स्टेज में जो बेसिकली डिस्टर्बेंस का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाँ जो रिप्रेस डिज़ायर्स होते हैं बच्चे के, वो फ्रेंडशिप्स और हॉबीज़ में वो लगा देते हैं। और जो भी आपकी सोशल डेवलपमेंट होती है वो आपकी लेटेंसी मतलब कि पीरियड के अंदर ही फॉर्म होती है। मतलब आप नई फ्रेंडशिप्स पे अपनी एनर्जी लगाते हो, अगर इस स्टेज पे कोई फिक्सेशन हो जाए या कोई स्टक हो जाए तो उसकी वजह से उनमें इमेच्योरिटी आती है और वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स नहीं बनाते हैं। यू नो दे हैव एन इनएबिलिटी टू फॉर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स एज एन अडल्ट, बिकॉज जैसे भी अपने जेंडर से आइडेंटिफाई करना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब हॉबीज में आना और कॉन्फिडेंस जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सोशल इंटरेक्शन है, वो सब इस टाइम पे ही डेवलप होती है। तो अगर इस टाइम पे कोई किसी की फिक्सेशन हो जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्ट होती है और उसके लिए फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। नाउ द लास्ट स्टेज इज द जेनिटल स्टेज। नाउ जैसे कि लेटेंसी जो स्टेज थी वो हमारी 6 to प्यूबर्टी थी, ये प्यूबर्टी के बाद की है और ये लास्ट स्टेज है। सो ये 5th स्टेज है और ये लास्ट स्टेज है और ये तब तक चलती रहती है जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं रुक जाती है, विच इज़ एट द एज ऑफ 18 years ऑफ एज, जब आपका अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। तो अडल्टहुड से पहले की स्टेज है ये, एंड ये बेसिकली लाइफ के मेजर पोर्शन को यही स्टेज है जो क्या कहते हैं डिस्क्राइब करती है या रिप्रेजेंट करती है। और इस स्टेज का बेसिक गोल या बेसिक टास्क ये है कि एज वी आर मूविंग इनटू अडल्टहुड फ्रॉम प्यूबर्टी, वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर ओन इंडिविजुअलिटी, आवर ओन पर्सनैलिटी। तो सबसे मेन गोल इस स्टेज पे ये होता है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से डिटैचमेंट शुरू कर दें। यू नो दिस इज ऑल्सो द स्टेज जहाँ पे टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिकॉज द इंडिविजुअल, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डेवलप इनटू अ न्यू यूनिक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, और वो समटाइम्स इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट द पेरेंट्स वांट। पहले बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे, सडनली वो अब एक इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगता है, एक इंडिपेंडेंस जानने लगता है, अपने तरीके से सोचने समझने लगता है। कुछ बच्चे बहुत रिबेल भी करते हैं, यू नो, टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस देमसेल्व्स और अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये वो वाली स्टेज है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चे को एज एन अडल्ट इंडिपेंडेंट बनना है तो उसको अपने पेरेंट्स से एक डिफरेंट आइडेंटिटी भी रखना, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखना भी बहुत ज़रूरी है फॉर दैट। ये वो स्टेज भी है जहाँ पे द इंडिविजुअल ट्राइज टू कम इन टर्म्स विद जो बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज थे, उसके ऊपर वो सोचने लगते हैं, रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगते हैं। नाउ इस स्टेज पे फोकस इज ऑन द जेनिटल्स अगेन, जो फैलिक स्टेज में था, बीच में लेटेंट हुआ, फिर से जेनिटल्स पे आया, और जो एनर्जी इसकी जो है ये एक्सप्रेस की जाती है थ्रू अडल्ट सेक्सुअलिटी। एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्टेज जहाँ पे जो बच्चे हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हैं या फैमिली स्टार्ट करते हैं, या जो अडल्टहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं या उनकी तरफ वर्क करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर इस स्टेज में क्या कहते हैं कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, ये स्टेज और इनसे पहले भी जो 3 स्टेजेस थी, जो फर्स्ट 3 स्टेजेस थी, तो अगर इंडिविजुअल उनको क्या कहते हैं ज़्यादा एनर्जी उन स्टेजेस के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में लग गई और जेनिटल स्टेज पे डिस्टर्बेंस हुई, इसमें एनर्जी नहीं रही, तो इंडिविजुअल मैच्योर नहीं हो पाता कभी भी। ठीक है, वो अपनी बॉडी के अलावा कहीं और फोकस ही नहीं कर पाता है, अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा अटैच या डिपेंडेंट रहता है, अपनी इमीडिएट नीड्स के बारे में ही सेल्फिशली सोचता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता है। सो बेसिकली इफ देयर इज डिस्टर्बेंस इन द जेनिटल स्टेज, द पर्सन इज वेरी लाइक इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, वेरी अटैच टू देयर पेरेंट्स। वो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, बिकॉज अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना,
और क्या कहते हैं, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स फॉर्म करना वो सीख ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो अपनी फुल मेच्योरिटी को रीच नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द एंटायर सेगमेंट की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल. और इससे पहले भी एक पार्ट 1 में मैंने और भी इसी थ्योरी से रिलेटेड क्या कहते हैं मटीरियल या कंटेंट एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में मेरा मेजर फोकस जो था वो डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी पे था, और जो फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं 5, मैंने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया था. फॉर द मेंटल मॉडल्स ऑफ द माइंड, जो इड, ईगो, सुपर ईगो और लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, वो सब मैं पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई गेट encouraged and motivated to create more content like this. अपना फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको किस टाइप की और वीडियोज़ देखनी है. Thank you for watching.